हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। नाउ इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि मार्केट में दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम कब आएगा और वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हम देखेंगे जो सितंबर में बड़ी तेज़ी नज़र आ रही थी मार्केट में वो वापस आए और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले मार्केट का जायजा लेते हैं। इस हफ्ते का आगाज़ बुरा नहीं हुआ था और हमने देखा कि इंडेक्स ने 1,63,000 को क्रॉस किया, 163,800 का हाई भी बनाया और ये एक दो दफ़ा हुआ कि मार्केट ने 163 को क्रॉस किया, ऊपर ट्रेड हुई, लेकिन उन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर सकी और उसके बाद में देखा कि वेंसडे को काफ़ी प्रेशर आया मार्केट में और एक मौके पे इंडेक्स 1,58,200 तक नीचे चला गया। सो एट द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो वंस अगेन ये हफ्ता भी बेयर्स टुक द वीक और हमने देखा कि KSE 100 इंडेक्स 2039 पॉइंट्स या 1.26% की कमी के बाद 1,59,593 पे क्लोज हुआ है, यानी कि इंडेक्स 1,60,000 से नीचे क्लोज हुआ है। इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पे भी नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा पाकिस्तान सर्विसेज की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 29% था। DH पार्टनर्स की स्टॉक प्राइस में 21.9% का इजाफा नजर आया। अटक रिफाइनरी में अच्छा हमको ट्रेंड नजर आया इस हफ्ते, इट वॉज अप 9.7%। वंस अगेन TPL रीट फंड 1 ये 9.4% ऊपर रहा और पाक जन पावर की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 8.1% का इजाफा हुआ। इस हफ्ते के लूजर्स पर नजर डाली जाए तो सबसे ज़्यादा कमी कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की स्टॉक प्राइस में हुई, दैट वाज डाउन 11.8%। सुई नॉर्थ की स्टॉक प्राइस में 9.5% कमी हुई। इंटरनेशनल स्टील वाज डाउन 8%, IBFL 7.6% और मीज़ान बैंक जो एक्स डिविडेंड भी हुआ इस हफ्ते उसकी स्टॉक प्राइस में हमको 6.1% की कमी नजर आई। सो एक दफ़ा फिर क्या वजह थी कि मार्केट अपने लेवल्स को सस्टेन नहीं कर सकी और हमने वीक ऑन वीक नेगेटिव क्लोजिंग देखी है? व्हाट वाज द बिग स्टोरी? लेट्स फाइंड आउट। सो मार्केट पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि एक तो लैक ऑफ इमीडिएट ट्रिगर्स थे, पॉजिटिव ट्रिगर्स जिसका से मार्केट ऊपर जाती, ऊपर ज़रूर गई जैसे मैंने बताया भी, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी। प्लस हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स जो सितंबर एंड तक सबसे बड़े बायर्स थे मार्केट में, वहाँ पे हमको जो है वो रिडेम्पशन नज़र आई और उनकी तरफ से सेलिंग नज़र आई। मैं कुछ डेटा देख रहा था, अक्टूबर के महीने में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो सेलिंग थी, नेट सेलिंग, वो तकरीबन $16 मिलियन की थी और अभी नवंबर का ये पहला हफ्ता था ट्रेडिंग का, उसमें हमने देखा है कि थर्सडे तक तकरीबन $14 मिलियन की सेलिंग म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हो चुकी थी, यानी कि पूरे महीने में $16 मिलियन और एक हफ्ते में ऑलमोस्ट $14 मिलियन। वहाँ पे रिडेम्पशंस का प्रेशर है, इसलिए हमने देखा कि मार्केट भी नीचे की तरफ आ रही है। इसके अलावा ऑफकोर्स थोड़ी सी पॉलिटिकल नॉइज़ नज़र आ रही है। एक 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, उस पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में बातचीत जारी है। प्लस हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि 6 नवंबर से दोबारा से इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगानिस्तान के डायलॉग शुरू होंगे, वो शुरू हो चुके हैं। फ़िलहाल कोई ख़बर वहाँ से नहीं आई है, बट ऑफकोर्स उसके असर भी हमने देखा कि मार्केट में जहाँ भी अपसाइड आई वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी। ना कुछ डेटा भी आए इस हफ्ते और उस पर नज़र डाल लेते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन के नंबर्स आए अक्टूबर के महीने के और अक्टूबर में CPI 6.2% रहा और इस तरह से अगर हम देखें कि इस माली साल के पहले 4 माह में अब इन्फ्लेशन जो है वो 4.7% हो गया है। नाउ शहबाज, ये अभी भी जो अगर हम 4 महीने का नंबर देखें 4.7% का, इट इज़ विद इन द रेंज। और जो लास्ट MPC स्टेटमेंट आया था 27 अक्टूबर को, हमने कवर भी किया था, उसमें स्टेट बैंक पहले ही क्या बता चुका है कि वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है ऑन द हाई साइड रहेगा। देखिए, अगर आप बहन इन्फ्लेशन का नंबर देखें द मंथ ऑफ अक्टूबर 6.2% आया, जो आपने अभी जिक्र भी करा, बट वाज हायर देन एक्सपेक्टेशंस। उसका मेजर रीज़न था फूड इन्फ्लेशन वाज हायर देन एक्सपेक्टेशन। इसकी मेजर वजूहत थी कि कुछ हमने देखा वीट प्राइसेस एंड जो फ्रेश वेजिटेबल की प्राइसेस हैं एंड इवन फ्रूट्स की प्राइसेस वो काफ़ी ऊपर की तरफ हुई। आई थिंक इसमें एक और फैक्टर था कि स्पेशली हाउस एंड इंडेक्स जो क्वार्टरली हम बढ़ता है वो 1.5% बढ़ा और स्पेशली जो बिजली की प्राइसेस भी थी वो भी बढ़ी है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन वाज अबाउट 6.2%। जहाँ तक आपने जिक्र करा, देखें अब हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बेस इफेक्ट ख़त्म हो गया और आप देखें 4 महीने की इन्फ्लेशन 4.7% है और जो एवरेज मंथली इंक्रीज़ हमने देखा है 1.5% का है। तो मैं कुछ नंबर्स रन करा था, अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर द नेक्स्ट इवन 8 मंथ्स अगर इन्फ्लेशन सिर्फ 0.5% भी रहती है ऑन एवरेज, तो जो स्टेट बैंक का टारगेट है हायर एंड का 7% से इन्फ्लेशन एक्सीड हो जाएगी। सो हम देखें कुछ फैक्टर्स, फूड इन्फ्लेशन में ये देखा है कि लेटली अगर आप SPI के नंबर्स गौर करें तो थोड़ी सी प्राइसेस नीचे आई हैं। सो वी माइट सी सम फूड इन्फ्लेशन टेपरिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बट जो ये नंबर 6.2 का है,
आई थिंक नेक्स्ट मंथ अगर इन्फ्लेशन अराउंड 1% रहती है तो इन्फ्लेशन कैन बी सिमिलर लेवल हमने इस महीने देखी है. सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इन्फ्लेशन 6, 7, 8, 10% भी होगी और सेकेंड हाफ FY26 में इन्फ्लेशन तकरीबन डबल डिजिट्स में होगी. सो आई थिंक इन्फ्लेशन अगर आप अज्यूम करेंगे 0.5% या 1.5% एवरेज बढ़ती है तो इन्फ्लेशन का रेंज बिटवीन 7 to about 8.5%. तो हमने ये भी देखा है कि बिकॉज ऑफ अब एक्सपेक्टेशन जो है कि इन अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी कितना डिस्काउंटेड नीचे होगा कि नहीं होगा. तो अगर आप मनी मार्केट यील्ड्स देखें वो भी इंचिंग अप हो रही हैं. तो हमें लग रहा है कि शायद फ़िलहाल एज पर द नंबर्स इन्फ्लेशन बॉटम आउट हो गई, यहाँ से मजीद बढ़ेगी और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है वो भी मोर और लेस बॉटम आउट हो गई है. तो इसकी वजह से हमें देखा कि मनी मार्केट यील्ड्स ऊपर की तरफ जा रही हैं. ओके. अच्छा, अब इसके अलावा रेमिटेंसेस के भी नंबर्स अनाउंस हुए, फ्राइडे को आए हैं ये और अच्छे नंबर्स हैं. अक्टूबर में $3.4 बिलियन की रेमिटेंसेस आई हैं विच इज़ अप 7% मंथ ऑन मंथ. और इस तरह से जो इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स हैं उसमें रेमिटेंसेस $12.95 बिलियन की हो गई हैं विच इज़ अप 9% ईयर ऑन ईयर. तो रेमिटेंसेस अच्छी हैं और आई थिंक जो ट्रजेक्ट्री है वो भी हमको अच्छी नज़र आ रही है. देखिए अगर आप स्पेशली रेमिटेंस हैज़ बीन सेवर फॉर आवर कंट्री. हमारी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ रही, इंपोर्ट्स बढ़ रही है. रेमिटेंसेस अगर आप देखें ऑन एवरेज 4 महीने में $3.2 बिलियन आए हैं, वेरएस इस महीने में $3.4 बिलियन आए हैं. सो आई थिंक और ये नंबर आई थिंक जून के बाद हाईएस्ट नंबर है और इस फिस्कल ईयर का भी हाईएस्ट नंबर है. सो जहाँ स्टेट बैंक का टारगेट है कि तकरीबन अबाउट $40 बिलियन की रेमिटेंस आ सकती हैं, अगर आप इसी नंबर्स को एनुलाइज भी करें 3.2 बिलियन को तो तकरीबन 40 बिलियन हो जाएगी. और अगर आगे जाके कुछ फैक्टर्स, रमज़ान के फैक्टर्स आएंगे, ईद के फैक्टर्स आएंगे, हमें नॉर्मली देखा है थोड़ी सी ज़्यादा रेमिटेंसेस आती हैं. तो स्टेट बैंक का जो टारगेट आई थिंक जो 40 या 41 बिलियन हो गया सो वो इंटैक्ट है. तो स्पेशली अगर आपकी ट्रेड डेफिसिट जो एक्सीड हो रहा है टारगेट से, बट रेमिटेंसेस को सपोर्ट देगा जो हम समझते हैं गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी चीज़ है. अच्छा, आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की. ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स भी आए हैं इसी हफ्ते और हमने देखा है कि अक्टूबर में ट्रेड डेफिसिट वाज $3.2 बिलियन विच इज़ डाउन 4% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे. और इस तरह से इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स में ट्रेड डेफिसिट अब $12.6 बिलियन तक पहुंच गया है विच इज़ अब 38% ईयर ऑन ईयर. वंस अगेन मैं बता दूं कि इस पर काफ़ी कंसर्न था मार्केट के कुछ पार्टिसिपेंट्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था. लेकिन वंस अगेन मैं रेफरेंस दूंगा रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का जहाँ पे ये कहा गया है कि बिल्कुल इंपोर्ट्स अभी बढ़ेंगी, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा बिकॉज इंपोर्ट्स इसलिए बढ़ेंगे बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र आ रही है. बट स्टिल द टोन वाज वेरी पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट जो हमने इस पर एनालिसिस किया भी था. तो आई थिंक ठीक है, इंपोर्ट्स बढ़ी हैं बट ये एक्सपेक्टेड था, स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा था. सो घबराने की बात है या नहीं है? देखिए अगर आप देखें इंपोर्ट्स लास्ट मंथ $5.8 बिलियन थी, इस बार का नंबर अबाउट $6.1 बिलियन का है विच इज़ लिटिल कंसर्निंग. बट इसमें जो अच्छी ये बात हुई कि लास्ट मंथ आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी थी, इस महीने आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई. तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट मंथ ऑन मंथ है वो डिक्लाइन आया है. लास्ट टाइम $3.4 बिलियन का था और $3.2 बिलियन इस महीने आया है. मगर आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप ये देखें, अगर आप बिकॉज ये नंबर्स अक्टूबर के हैं और नवंबर शुरू हो गया है, और आप FX डेटा देखें या आपके रिजर्व्स देखें, जो अक्टूबर के महीने में रिजर्व्स बढ़े हैं, तकरीबन $300 मिलियन बढ़े हैं. और हमने लास्ट टाइम ही देखा जो आपका $3.2 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट था PBS का, वो स्टेट बैंक का तकरीबन $2.3 बिलियन आया था. मैं कुछ नंबर्स रन कर रहा था कि अज्यूम हम ये करते हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो स्टेट बैंक का आएगा तकरीबन एवरेज 400 से 500 मिलियन डॉलर्स की कमी होती है. तो हम वो अगर वहाँ इसी को ट्वीक कर दें, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर कैन बी अराउंड $200 मिलियन का हो सकता है, विच इज़ नॉट कंसर्निंग. मैं अगर आप देखें अभी तक, अगर आप 4 महीने अगर आपके नंबर्स देखें विच आर वेरी डिसेंट एज पर जो स्टेट बैंक की प्रोजेक्शंस हैं, अगर आप अज्यूम करें फॉर द नेक्स्ट इवन 8 मंथ्स अगर ये नंबर $350-400 मिलियन का रहता है करंट अकाउंट डेफिसिट का, सो फिर भी आई थिंक विल बी विद इन द टारगेट जो स्टेट बैंक का है. सो आई थिंक येस इंपोर्ट्स आर राइजिंग, थोड़ा कंसर्निंग है. बट जहाँ तक ट्रेड डेफिसिट है और जहाँ तक स्टेट बैंक का टारगेट है करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो आई थिंक अभी इंटैक्ट ही है. बिकॉज हमें ये समझना है कि लास्ट ईयर वाज सरप्लस आफ्टर 14 ईयर्स. तो वी कैन एक्सपेक्ट अ सरप्लस एवरी ईयर. अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है तो येस इंपोर्ट्स विल ग्रो. अब यहाँ से अगर इंपोर्ट इसी लेवल पे रहती हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी इनिशियल टू बी वेरी कंसर्निंग तो नहीं होना चाहिए. बट आई स्टिल थिंक कि स्टेट बैंक का जो करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट है वो इंटैक्ट है फिलहाल.
राइट अच्छा एक्सपोर्ट्स की बात की शहबाज ने तो उसके नंबर्स भी बता देते हैं। अक्टूबर 2025 में एक्सपोर्ट्स वर एट $2.8 बिलियन, तो ये 14% का मंथ ऑन मंथ इजाफा है। और इंपोर्ट्स की बात की जाए तो इंपोर्ट्स वर एट $6.1 बिलियन विच इज़ अप 3.6% मंथ ऑन मंथ। ओके और एक और लास्ट पीस ऑफ डेटा पे नज़र डाल लेते हैं, वो था सीमेंट डिस्पैचेस का। इस हफ्ते रिलीज़ किए गए नंबर्स और टोटल सीमेंट डिस्पैचेस अक्टूबर 2025 में, टोटल का मतलब है कि लोकल प्लस एक्सपोर्ट्स, सो ये 4.75 मिलियन टन्स थी विच इज़ अप 12% मंथ ऑन मंथ। और इस तरह से इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स में सीमेंट डिस्पैचेस जो हैं वो 17.26 मिलियन टन्स तक पहुंच गई हैं विच इज़ अप 15% ईयर ऑन ईयर। तो ऑफ कोर्स हमने सीमेंट सेक्टर डिस्कस पहले भी किया है, बट डिस्पैचेस के नंबर्स आर इनकरेजिंग। यार ओवरऑल ट्रेंड देखें, जो आगाज़ हुआ है 4 मंथ्स का, काफ़ी रोबस्ट है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यस जो ये साल एंड होगा वो पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में ही क्लोज होगा, बिकॉज 4 साल बाद हम देखेंगे कि आपकी पॉजिटिव ग्रोथ होगी। हम कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, कुछ का एनालिसिस ये है कि जो ये मोमेंटम है 15% का सस्टेन शायद ना हो, बट ये है कि जो साल की एंड की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 10% ईयर ऑन ईयर रह सकती है। कुछ लोग कम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, बट अगला सवाल होता है कि ये नंबर्स कहाँ ग्रो हो रहे हैं। तो आई थिंक मेजर जो कंजम्पशन है वो टूवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर ही है, बिकॉज आई थिंक एक चीज़ यही हुई कि हम इतनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव तो नहीं देख रहे, इकोनॉमी में ग्रोथ तो नहीं देख रहे इतनी ज़्यादा, बट एक स्टेबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हम देखें डिस्पैचेस काफ़ी रोबस्ट हैं। मगर आप स्पेशली मंथ ऑन मंथ देखें, येस जो लोकल डिस्पैचेस आर राइजिंग, बट जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़ी सी डाउन ट्रेंडिंग है। उसमें आई थिंक स्पेशली नॉर्थ के अगर हम नंबर्स देखें, उसमें जो मेजर इशू है वो टुवर्ड्स अफगानिस्तान है, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेड अफगानिस्तान जो बॉर्डर बंद है, उसके हम देख रहे हैं कि नंबर जो नॉर्थ के डिस्पैचेस हैं एक्सपोर्ट के वो काफ़ी ऑन द लोअर साइड है। तो हो सकता है कुछ महीनों हम साउथ में ग्रोथ देखें एक्सपोर्ट्स में, बट नॉर्थ में वी माइट सी सम स्टैग्नेंसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे। आज हमको अरसलान सुमर ज्वाइन कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। अरसलान वेलकम टू द शो। थैंक यू शुड्रफ फॉर हैविंग मी अगेन। अच्छा सबसे बड़ा सवाल जो आजकल इन्वेस्टर्स पूछते हुए नज़र आ रहे हैं वो ये है कि मार्केट जो इतनी तेज़ जा रही थी, सितंबर एंड तक हम ऑलमोस्ट 170 टच कर चुके थे और एकदम से फिर हम देखा कि ब्रेक्स लग गए। अक्टूबर में मार्केट हमने देखा नीचे आई और अभी नवंबर का महीना स्टार्ट ही हुआ है और हमने देखा है कि इंडेक्स 160 से नीचे उसने क्लोजिंग दे दी है। सो पहले तो ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से ब्रेक लगे, रैली जो थी वो चल रही थी, क्या कोई फंडामेंटल्स एकदम से बदल गए हैं या कोई और रीजंस हैं? शुजा, सबसे पहले तो इसको हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहिए। मार्केट ने तकरीबन एक यूनी डायरेक्शनल मूव लिया है, 100% प्लस रिटर्न हुए आपके 12-13 महीनों में। 80,000 से जब इंडेक्स 170,000 तक जाती है, नॉन स्टॉप रैली, गुड न्यूज़ आफ्टर गुड न्यूज़, जियो पोलिटिकल इम्प्रूवमेंट, आपकी इकोनॉमिक नंबर्स वर इम्प्रूविंग और आपकी कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे। सो जो री रेटिंग है बहुत फिनोमिनल हुई और बहुत जल्दी हो गई है इन माय ओपिनियन। जब मार्केट 8 के पीई पे जाती है तो वो पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है, वहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि एक अच्छा एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो और इसमें कोई पैनिक की बात नहीं होती। देखिए टेक्स्ट बुक डेफिनेशन इन्वेस्टर्स को याद करानी चाहिए। जब भी मार्केट 7 से 13% अपने पीक से नीचे आती है तो उसको कंसोलिडेशन या करेक्शन के एक कैटेगरी के अंदर ही डाला जाता है। ये नहीं कहते कि बेरिश स्पेल शुरू हो गया है या मार्केट की तेज़ी ख़त्म हो गई है। 1,70,000 पे जब इंडेक्स गई थी वहाँ पे आप 13% के हिसाब से लगा दें, मैं नहीं कह रहा शायद इतना भी जा सकती है, बट हाइपोथेटिकली 1,50 तक भी अगर जाती है इंडेक्स तो वो एक नॉर्मल मार्केट की ऑपरेशंस में कहलाता है, विच इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, अब हमेशा जब भी आपकी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी, हम कहते हैं कि एक ही लेवल में 1 महीना 2 महीना शायद कुछ आगे भी जारी होती है, उसके कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं। अब फैक्टर्स हमने देखा सबसे पहले पिछले महीने ट्रेड में आपके इंपोर्ट का डेटा बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ग्रो कर गया। जो अभी भी हम देख रहे हैं अक्टूबर में पीबीएस के डेटा के हिसाब से मंथ ऑन मंथ थोड़ी इंप्रूवमेंट है, बट ईयर ऑन ईयर काफ़ी जो है ना नंबर्स आपके ख़राब हो गए। लेकिन लास्ट मंथ हमने देखा स्टेट बैंक का डेटा अलग था, पीबीएस का डेटा अलग था, तो करंट अकाउंट फिर भी आपका मैनेजेबल तरीके से नज़र आ गया। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ आपने देखा कि अर्निंग सीज़न में काफ़ी चीज़ें जो आई हैं कुछ सेक्टर्स के हिसाब से, तो अर्निंग्स आपकी पीक आउट होने लगती हैं। लोगों को लग रहा है कि बैंक्स की जो अर्निंग थी वो अभी जो ग्रोथ थी वो पीक हो चुकी है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स आपके
मोर और लेस बॉटम हो चुके हैं। जो आपको निम्स में एक्सपेंशन आनी थी वो भी आपकी पॉज हो चुकी है। दूसरी चीज़ हमने ये देख ली। तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि आपने नोट किया होगा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो एक टॉक्स चल रही हैं पीस की, इसमें 1-1.5 महीने में काफ़ी फैक्टर रहा है कि हमने काफ़ी बॉर्डर्स में जाके देखा है कि स्कर्मिशेस भी हुए हैं, कुछ जानी नुकसान भी हुआ है। हमने उनके मुल्क के अंदर स्ट्राइक्स भी अपेरेंटली रिपोर्टेडली की हैं। तो ये जब तक टॉक्स कंक्लूड नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में एक नॉन स्टॉप रैली चलती जाएगी। हाँ, आपको याद होगा हमने कुछ प्रोग्राम पहले ये ज़रूर कहा था कि IMF के साथ जो आपका रिव्यू सक्सेसफुल होगा वो आपका मार्केट को शॉर्ट टर्म में पीक कर जाएगा। तो वो अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में उसी एक रेंज के अंदर चल रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिमाइंड कराना बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। 2011 में एक साल मार्केट एक ही लेवल पे थी, शायद 11-12 हज़ार इंडेक्स थी। पूरा साल मार्केट एक फ्लैट इंडेक्स थी। फिर उसके बाद रैली चली थी। 2016 में भी हमने ये देखा था जब ऑयल प्राइसेस कम हो गए थे और इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी, लेकिन इंडेक्स जो थी वो फ्लैट थी, क्योंकि इंडेक्स आपकी रिफ्लेक्शन होती है वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सेक्टर्स हैं। कुछ सेक्टर चलते हैं, कुछ सेक्टर नहीं चलते। अब मुझे इस वक्त लग रहा है कि शायद ये कुछ हफ्ते या प्रॉब्ली कुछ महीने और रह सकती है इस वैल्यूएशन पे, जो PE 8 का मल्टीपल हम पहले कह रहे थे, कहीं से सस्ता नहीं है तो कहीं से महंगा भी नहीं है। लेकिन अब कुछ सॉलिड फंडामेंटल रीजंस चाहिए मार्केट को ग्रो करने के लिए अगले 2-3 साल। अच्छा, ओके, इंडेक्स पे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने देखा कि तेज़ी से ऊपर गई। खैर बीच में वो जो पाक इंडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें नीचे भी आ गई थी, फिर वहाँ से दोबारा बहुत तेज़ी से ऊपर आई है। अगर हम इंडेक्स को थोड़ा साइड पे करके इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लें, हमने देखा है जो अभी 170 जब इंडेक्स पीक हुआ और अब जिन लेवल्स पे है कि 160 से नीचे क्लोजिंग हो गई है, तो और पिछले हफ्ते भी जो हमने 156 तक इंडेक्स जाते हुए देखा था, तो इंडेक्स को अलग करके हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स पे तकरीबन 15 और 20% का अपने पीक से प्राइसेस नीचे आ गई थी। तो अब लोग यही कह रहे हैं कि अब नाउ वी शुड फोकस मोर ऑन स्पेसिफिक स्टॉक्स और उनको देखें कि वो करंट प्राइसेस पे उनकी वैल्यू क्या बन रही है। अगर वो अच्छे यील्डिंग स्टॉक्स हैं तो उनकी यील्ड कितनी अट्रैक्टिव है। अगर प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे इनको देखना है तो उनका PE मल्टीपल इस वक्त कितना अट्रैक्टिव है। तो अब इनको जो है इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। लेट्स जस्ट लीव द इंडेक्स असाइड। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इस वक्त जो है ना स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन ज़्यादा मैटर करेगी देन द ब्रॉडर मार्केट में ओवरऑल रैली जो हम देख रहे थे पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि काफ़ी अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स, मैं कहूँगा टॉप टियर 1, उनमें 15 से 20-25% तक भी करेक्शन हमने देखी है। तो अगली रैली में अगर वो अपने पुराने पीक्स को ही टच करेंगे तो 25-30% रिटर्न तो लोगों को यहाँ पे मिला जाएगा, राइट। लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 15-20% अगर नीचे आता है ना पीक से, तो इट्स नॉट अ साइन ऑफ वरी। ये नहीं है कि ये स्टॉक्स पहले फ्लैटिश थे फिर अभी गिरने लग गए। इन स्टॉक्स ने 100, 150, 180% रिटर्न दिया है 12 महीनों के अंदर। इन्होंने इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया है। तो अगर किसी वजह से ये एक एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, या इस वक्त जो है क्योंकि मैक्रो ट्रिगर लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो लोग अपने माल बेच रहे हैं या नई पोजीशन लेने के लिए इस वक्त विलिंग नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वरी। बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स राइट नाउ टू बी वेरी पिकी। पहले होता था, हम कहते हैं ईजी मनी ऑन द टेबल। ईजी मनी ऑन द टेबल ये कि 10 में से आपने 8 स्टॉक्स उठा लिए तो उसमें से 6 तो चलेंगे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 4 से 5 अच्छे क्वालिटी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें, उनके अंदर आप अपने स्टॉक्स को पिक करें और स्टे पुट का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स लोगों को बार बार याद दिलाने चाहिए। 18 से 20% होते हैं, 100%, 50% नहीं होते। सो वो स्टॉक्स देखें जिनमें अपसाइड 15 से 25% है सालाना, और वो आप अगर कंपेयर करेंगे, आज भी आप अगर पैसे बैंक में रखेंगे या मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में लगेंगे, उनके 7-8% आफ्टर टैक्स से तो बहुत अच्छा रिटर्न है। अच्छा, कुछ चीज़ें तो आपने मेंशन की, हमने जो ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल रिस्क आपने मेंशन किए जिसकी वजह से भी थोड़े से इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं। हम थोड़ा इंटरनली पाकिस्तान में देखते हैं, थोड़ी पॉलिटिकल नॉइज़ बड़ी है। जो प्रपोज 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें अभी बातचीत जारी है और वी नो के जो कोalition पार्टनर्स हैं उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं। तो डू यू थिंक ये भी एक चीज़ है जिसने मार्केट को फ़िलहाल रोक के रखा हुआ है? शुरा, आई पर्सनली थिंक मार्केट जब एक बहुत तेज़ी सी रैली में जा जाती है ना, तो उसके बाद तो इन्वेस्टर्स को बहाने चाहिए होते हैं कि व्हाट इज़ एक्सप्लेनिंग द करंट कंसोलिडेशन, व्हाई इज़ द मार्केट नॉट गोइंग अप। कुछ हफ्ते पहले आपने देखा एक रिलीजियस पार्टी थी,
उसकी वजह से पंजाब में एक पॉलिटिकल नॉइज़ हो गई थी, उसके ऊपर क्लैम्प डाउन हुआ, तो ये भी एक इंटरनली पॉलिटिकल रीज़न लोगों को लग रहा था कि आपकी रैली जो है रुक जाएगी, और हमने देखा वो कोइंसाइड उसी टाइम पे कर रही थी। जब आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, अभी जो 27th अमेंडमेंट की बात चल रही है, बड़ी रैपिडली ये स्टोरी डेवलप हुई है कोalition पार्टनर्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी जल्दी मीटिंग्स भी हुई हैं, और कल हमने देखा जो मेजर कोalition पार्टनर है पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमें NFC अवार्ड पे आर्टिकल 243 वी आर ओके विथ, बट अगर प्रोविंसेस का शेयर कम होगा वी आर नॉट ओके विथ राइट नाउ। तो इस पर काफ़ी मेरे ख्याल से डिलिब्रेशन चलेगी, या तो एक मौके को देखते हुए इस चीज़ को फिर से डेफर किया जाएगा, क्योंकि आपको कोalition भी इंटैक्ट रखनी है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, प्रॉब्ली 1 साल पहले, जो एक नए रिवर्स बनाने की बात हो रही थी पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे भी जो है ना एक कंसेंसस हुआ कि चलें इस प्रोजेक्ट को भी छोड़ देते हैं, ग्रेटर कैनाल उसमें बात हो रही थी। तो बट वो भी हमने देखा कि कोalition पार्टनर्स को आपको इंटैक्ट रखने के लिए वो भी चीज़ आपने यू किक्ड इट डाउन द रोड, आपने कैन को आगे कर दिया। तो प्रॉब्ली मुझे लगता है कि उसकी वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन येस किस कहते हैं ना कि ऊँट किस करवट बैठता है ये देखना पड़ेगा। अगर NFC अवार्ड रिवाइज होता है या रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, या उसमें सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि प्रोविंसेस भी डेट हो गया, या आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया, या आपके एजुकेशन हो गया, इसमें अगर रीबैलेंसिंग होगी जो मेरे ख्याल से करनी चाहिए आज के ज़माने में, आपको मुल्क के हालात देखते हुए जियोपॉलिटिकली आपकी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, आपको फेडरल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, इसको मेरे ख्याल से इकोनॉमिक रीसेटलमेंट होना ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक रीसेटलमेंट होगी तो मार्केट को स्टेबिलिटी मिल जाएगी 3 से 5 साल के लिए। शुदा आज भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आया उस हिसाब से। ये जो रैली चल रही है ये लोकल इन्वेस्टर्स ड्रिवन है, कभी म्यूचुअल फंड्स, कभी रिटेलर्स, कभी आपके इंश्योरेंस प्लेयर्स, और कभी आप देख रहे हैं कि बिग टिकट इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं। बट अभी तक ब्रॉड बेस्ड रैली के लिए जो हम कहते हैं एक सेकंड लेग ऑफ रैली जो सस्टेन्ड होगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कोइंसाइड करेगी, उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। NFC अवार्ड के अंदर अगर इकोनॉमिक रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है और प्रोविंसेस के अंदर इत्तेफाक होता है, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट ओमेन फॉर द मार्केट। यस, और मैं और शहबाज भी ये डिस्कस कर रहे थे शो से पहले, तो शहबाज आपका भी यही व्यू था कि देखें बड़ा ज़रूरी है कि जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी हो रही है NFC के तहत, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा फॉर्मूला आए कि जिसमें वो कह दें कि बस शेयर्स जो हैं वो कम कर दें। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बात हो सकती है कि जी प्रोविंसेस को भी दी जाए। जैसे अभी अरसलान ने मेंशन भी किया कि वी नो के जी डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ना है एंड ऑल दैट, तो आई थिंक, और इस पर एक खबर भी थी आई थिंक इसी हफ्ते के IMF भी गवर्नमेंट को वो अपनी एडवाइस दे सकता है, और अभी तक ये उसमें लिखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सच उनसे कंसल्टेशन मांगी नहीं है, बट वो भी हमको इस सिलसिले में हेल्प आउट कर सकता है। दैट इज़ वेरी ट्रू। शुदा इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता रहूँगा, देखें आपको NFC अवार्ड के अंदर प्रोविंसेस को के अंदर एक कंपटीशन क्रिएट करना चाहिए, राइट। इंसेंटिवाइज आपको करना चाहिए मेरिट के ऊपर, कि आपका इंडस्ट्रियल बेस जिसका एक्सपैंड होगा उसको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, जो AI एंड नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़ पे इन्वेस्ट करेगा उसको रेवेन्यू ज़्यादा मिलना चाहिए, जो अपने डिस्कोस के लॉसेस कम कराएगा जो उसके प्रोविंशियल डोमेन के अंदर आने चाहिए वो उसको जो है ना रेवेन्यू शेयर ज़्यादा मिलेगा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल करेगा, जो अपने मुल्क अपने प्रोविंस के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। आपको पता है US के अंदर तो स्टेट्स आपस में लड़ती हैं कि हम आपको ज़्यादा जो है ना टैक्स डिस्काउंट्स देते हैं, हम आपको जो है ना लोअर आपको यूटिलिटी कॉस्ट देते हैं कि जो बिग टेक कंपनीज़ हैं हमारे स्टेट में आके करें, क्योंकि उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। आई थिंक आपको एक ओवरऑल मेरे ख्याल से NFC अवार्ड को देखना पड़ेगा सही तरीके से कि प्रोविंसेस को आप इंसेंटिवाइज करें, ये नहीं कि पॉपुलेशन के बेस पे या बैकवर्ड लो है या पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। यू नीड टू सी फॉर इंस्टेंस अभी मिनरल एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, जो प्रोविंसेस एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा आपको वैल्यू कराएगा, जो प्रोविंसेस डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा देगा, जैसे कराची बहुत ज़्यादा सैलरी टैक्स में आपको कंप्राइज करता है, दोज प्रोविंसेस शुड बी इंसेंटिवाइज। इसको एक बड़े होलिस्टिक तरीके से एक इंटरनल डिस्कशन होनी चाहिए। IMF इज़ ए क्रेडिटर, वो आपको लोन देता है, वो रिफॉर्मर है, वो आपको ब्रॉड गाइडलाइंस दे देगा, लेकिन दिस इज़ आवर कंट्री। सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि हम प्रोविंसेस को एंड देन सिटी वाइज जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि भाई अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको रेवेन्यू शेयर मिलेगा। पाकिस्तान आपको पता है शुदा, मैं सिर्फ एक चीज़ और एम्फोसाइज करूँगा, रेमिटेंसेस बेस्ड कंट्री है। अगर हमारी रेमिटेंसेस ये ना हो या ऐसे कम हो ना तो हम वही बूम एंड बस में चले जाते हैं।
जो लोग एक क्वालिटी लेबर बनाते हैं, जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपोर्ट हो रही है क्वालिटी लेबर की, जिसकी कंट्रीब्यूशन मुल्क में ज़्यादा है, उसकी आप डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा करवाएं, सो दैट पीपल हु आर आउटसाइड द कंट्री फील गुड अबाउट देयर ओन सिटीज़ एज वेल। सो एनएफसी अवार्ड को प्रॉपरली रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, तब मार्केट मेरे ख्याल से वापस 10 से 12 के पीई तक जा सकती है। अगर आप देखें स्पेशली जो है एनएफसी अवार्ड की जो हम बात कर रहे हैं, हम नाज़रीन को बता दें, होता क्या इनिशियली जो बजट का जो रेवेन्यू है उसका 50 या 5% जो शेयर है वो प्रोविंसेस को डे वन से चले जाता है। तो हमने देखा है कि हमारे जो मुल्क का जो मेजर इशू है वो फिस्कल डेफिसिट है और प्राइमरी डेफिसिट है, तो प्राइमरी सरप्लस में आ गए। तो अगर ये रेवेन्यू शेयरिंग या इवन एक्सपेंस शेयरिंग अगर होगी तो हमारा जो इशू है बूम बस साइकिल का या फिस्कल डेफिसिट का वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो हमारा फोकस है टूवर्ड्स एजुकेशन हो जाए या टूवर्ड्स हेल्थ हो जाए, या हमारा जो मेजर एक्सपेंस है हमारा बजट का वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस वो शेयरिंग हो जाए। तो ऑफ कोर्स आई थिंक ये 27 जो अमेंडमेंट है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं। तो आई थिंक ऐसे अरसदान मेंशन कि ज़रूरी नहीं है कि जो एनएफसी अवार्ड है इसकी डिसीजन अभी हो। आई थिंक इट्स मोर ऑफ इवॉल्विंग प्रोसेस है, और अगर ये इफेक्टिव होता भी है अज्यूमेंटली तो ये इफेक्टिव अगले साल के फिस्कल ईयर स्टार्ट से होगा। सो आई थिंक कुछ इस पर डायलॉग शुरू हो गया है और इट विल टेक टाइम बिफोर अ फाइनल डिसीजन इज़ मेड। तो अगर जो भी फैसला होता है IMF के के साथ या बाकी डिस्कशन, तो आई थिंक इट विल बी इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, और जो भी फैसला होगा आई थिंक वो सोच समझ के, कुछ चीज़ें प्रोविंसेस को भी फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ें आती फेडरल को भी फ़ायदा होगा। तो आई थिंक अगर एनएफसी अवार्ड अगर हो जाता है, आई थिंक इसकी लास्ट आई थिंक तकरीबन 15 साल पहले चेंज हुआ था और रिव्यू मीटिंग 10 साल पहले हुई थी। तो आई थिंक इट्स टाइम कि फॉर अस टू रिव्यू द एनएफसी अवार्ड, और जो इस टाइम के जो प्रोविंसेस भी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और whether it comes to revenue, whether it comes to expense, जो आई थिंक हमारे मुल्क के मफाद के मफाद में होगा। आई थिंक अब अगर जी शहबाज, जैसे आप कह रहे थे ना, इसमें अगर प्रोविंसेस ये समझने लग जाए ना कि फेडरल इज स्टिल आवर फादरली फिगर और पेरेंटल एक चेक। मैं आपको एग्जांपल, जैसे आपने कहा भी परसेंटेजेस की बात की, फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त पेट्रोलियम लेवी जो पूरी लगाती है वो खुद कलेक्ट कर लेती है, राइट। अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी होता तो प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेबल हो सकता था। तो अगर ये प्रोविंसेस समझने लग जाएं कि फेडरल को स्ट्रेंथन करना उनके लिए ही स्ट्रेंथनिंग होगी फॉर द फेडरेशन एंड फॉर द कंट्री एज अ होल, देन आई थिंक ये कंसेंसस अच्छा हो सकता है, लाइक यू सेड। जिसमें शुदा मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन। देखिए, पीआईए हैज़ बीन ए होल इन फिस्कल बैलेंस शीट ऑफ द कंट्री। इसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, मल्टीपल टाइम्स हमने इसको कोशिश किया है कि प्राइवेटाइज कर सकें, बट राइट नाउ वी आर सीइंग दैट हमने काफ़ी टैक्स एग्जम्पशंस भी दे दी। अब एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया है जिसमें पार्टीज़ आर विलिंग, जेन्युइन एंड सीरियसली गोइंग टू बिड। सो आई थिंक पीआईए की प्राइवेटाइजेशन विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू आउटसाइड इन्वेस्टर्स, टू आवर क्रेडिटर्स and to our even internal analysts कि government is very serious about actually privatizing the loss making entities, क्योंकि उसके बाद फ़ौरन आपको ये प्राइवेटाइजेशन एजेंडा एक्सेलरेट करना होगा डिस्कोर्स के ऊपर। आई थिंक ये वाला जो एंगल होगा ना प्राइवेटाइजेशन का, जो काफ़ी 10-15 साल के बाद हम देखेंगे कि अच्छे तरीके से प्राइवेटाइजेशन होगी, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर नॉट जस्ट फॉर द मार्केट, फॉर द इकोनॉमी एज वेल। मैं चाहूँगा कि बिकॉज आपको लोग काफ़ी सुनते हैं और पसंद करते हैं, तो थोड़ा स्पेसिफिक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप हों कि अब स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स की क्या हो, कुछ आप अगर सेक्टर्स भी मेंशन करना चाहें यहाँ पे। जी, I would be careful. Firstly, investors should do their own research. But मुझे जो इस वक्त लगता है, तो सबसे पहले आप अपनी डाउनसाइड प्रोटेक्ट करें। Avoid going into those stocks which are non-KC 100 and very speculative in nature, जो 6 गुना 4 गुना चले गए हैं और उनमें कभी तक स्टोरीज अभी तक अनफोल्ड नहीं हुई, राइट। तो बी वेरी केयरफुल इन दीज पेनी स्टॉक्स। हमने पहले भी लास्ट टाइम प्रोग्राम में बात किया था कि पेनी स्टॉक्स जब बढ़ते हैं तो ये साइन होता है कि मार्केट अभी एक पीक आउट कर जाती है। बट इवन देन अगर आप देखें फॉर इंस्टेंस बैंकिंग सेक्टर में आज भी बड़ी सॉलिड कंपनीज़ हैं, जैसे शरिया कंप्लाइंट निज़ान बैंक हो गया, विच यूनिवर्सली पीपल शुड डू देयर ओन रिसर्च, बट इट्स अ फैंटास्टिक ग्रोथ स्टोरी। बहुत सारी और बैंक्स हैं जिनके 8 से 9% डिविडेंड यील्ड आ रही। तो सबसे पहले तो आप अपनी डाउनसाइड प्रोटेक्ट करें, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में जाएं जो थोड़े लिक्विड हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फर्टिलाइज़र के अंदर भी हम देख रहे हैं कि देयर इज़ ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग कि कुछ प्लेयर्स जो हैं, से फॉर इंस्टेंस फौजी फर्टिलाइज़र
अगेन पीपल शुड डू देयर ओन रिसर्च, विल प्रॉब्ली बिकम शेरिया कंप्लाइंट। शेरिया कंप्लाइंट होने के बाद अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स विल कम इन जो इस वक्त उसको देखेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। इसकी भी डिविडेंड यील्ड आपकी अच्छी होती है, तो आप अपनी डाउन साइड प्रोटेक्ट करें। नंबर 2। नंबर 3, इवन विद इन ऑटो सेक्टर आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स हैं जो बड़े इलिक्विड होंगे लेकिन उनकी आज भी डिविडेंड यील्ड 8 से 10% है। सो दैट इज़ 3 सेक्टर्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सिमिलरली अगर आप सीमेंट को भी देखें, येस सीमेंट्स राइट नाउ पीपल हैव सम सॉर्ट ऑफ कंसर्न्स के अंडर यूटिलाइजेशन चल रही है, क्या पता प्राइस वॉर हो जाए, लेकिन जब आपकी डबल डिजिट लोकल ग्रोथ आ रही है 10 से 12% और एक्सपेक्टेड भी ये है कि अगले साल रहेगी बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट। देखिए इंटरेस्ट रेट 22% से 11% पे आ गए हैं और करेंसी 2 साल स्टेबल हुई है, तो यहाँ से एक अपटिक जो है ना आपकी नॉर्मल 3-4% नहीं होती, वो तकरीबन 8 से 10% होती है। इसमें आप 1 साल की अर्निंग ना देखें सीमेंट्स की देखें कि PEG रेशो जो होता है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो क्या है आपका, तो अगले 3 साल की आप अर्निंग देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनकी डबल डिजिट से ज़्यादा 15 to 25% अर्निंग्स ग्रोथ आ रही हैं। और कुछ प्लेयर्स इसमें हैं जो अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन की बिडिंग में भी जाएंगे, कुछ प्लेयर्स हैं जो हेल्थ केयर में भी जा रहे हैं। सो दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर बिजनेस मॉडल। किस प्लेयर के पास 10-10, 15-15 अरब रुपए बैंक्स में पड़े हुए हैं, कैश नियर कैश पड़ा हुआ है, सो दे विल लुक फॉर मोर एक्विजिशन स्टोरीज। तो ये सीमेंट सेक्टर में भी यू कैन जस्ट फिल्टर आउट व्हाट यू आर कंफर्टेबल विथ। मैं इस वक्त इन्वेस्टर्स को एम्फोसाइज करना चाहता हूँ जो आपने मेहनत से गेन्स बनाए हैं, क्योंकि मार्केट 2 साल चली है, उससे पहले आपको याद है 4-5 साल बिल्कुल नहीं चली थी, तो काफ़ी लोग लॉसेज में बैठे थे। अपनी डाउन साइड को प्लीज़ प्रोटेक्ट करें और अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लें 3 से 4 सेक्टर्स में 8 से 10 स्टॉक्स लेके, ताकि अगली रैली जब आए तो आपके पास एक कैपिटल ग्रोथ भी हो और डिविडेंड यील्ड भी हो इतनी कि आपका रिस्क फ्री रिटर्न तकरीबन मैच हो जाए वेरी इजीली। ओके अरसलान साहब, थैंक यू सो मच। ओके, अगले हफ्ते के इवेंट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं ना। जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है, सो बहुत इवेंटफुल वीक उस लिहाज से नहीं होगा, बट स्टार्टिंग विद मंडे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की बोर्ड मीटिंग है एंड दिस बोर्ड मीटिंग इज़ अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो लेट्स सी कि क्या वहाँ से खबर आती है। इसके अलावा वेंसडे को टी बिल्स ऑक्शन है, थर्सडे को एज़ यूजुअल फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा और फ्राइडे को वीकली इन्फ्लेशन या SPI के नंबर्स जारी किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ कंपनीज अगले हफ्ते एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देंगी। उसमें हब पावर कंपनी है जो मंडे को एक्स ही खुलेगी, 5 रुपये का डिविडेंड हबको ने अनाउंस किया था। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 2 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था, ये भी मंडे को एक्स हो जाएगी इसकी प्राइस। और इसके अलावा 11 नवंबर विच इज़ ट्यूसडे एटलस होंडा जिसने 46 रुपीज़ का फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, ये 11 नवंबर को एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू करेगी। और अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। कैंडल टॉक में आज भी हम शर्जील को वेलकम कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा फॉर हैविंग मी। अच्छा शर्जील, सबसे पहले हम इंडेक्स को देख लेते हैं। हमने देखा है कि इस हफ्ते इंडेक्स जो क्लोजिंग हुई है वो 1,60,000 से नीचे हो गई है, तो ये कितनी परेशानी वाली बात है? बिल्कुल, इस वीक शुजा हमने जो मार्केट में एक्टिविटी देखी है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी है मार्केट में। ऑलमोस्ट हमने ये देखा था कि लास्ट वीक मार्केट ने ऑलमोस्ट 7 कंसेक्यूटिव रेड सेशंस के साथ जो है वो क्लोज करा था और 7 रेड सेशंस की एक्टिविटी हमने देखी थी। और उसके बाद हमने फ्राइडे को जो है वो एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती हुई देखी थी जिसकी क्लोजिंग अराउंड 160-1,600 के लेवल्स की करीब आई थी। टुवर्ड्स दी अपसाइड हमने ये डिस्कस भी करा था कि 163,000 के लेवल्स के करीब जो लास्ट वीक के चार्ट से वो एक रेजिस्टेंस अपीयर हो रही थी। मार्केट ने उसको ब्रेक जरूर करा एक टाइम पे, बट इवेंचुअली अगली ही सेशन में मार्केट ने जो है वो उस पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन ना करते हुए इवेंचुअली उसके नीचे क्लोज करा और हमने देखा कि उसके बाद से फिर मार्केट जो है वो स्ट्रगल करती रही। अब गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये व्यू है कि मार्केट में अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो मार्केट में अगर आप ये पर्पल ट्रेंड लाइन को देखें तो ये सिंस द स्टार्ट ऑफ द तेजी हमने ये देखा है कि मार्केट ने जब भी अपनी मेजर रैलीज के टॉप डिफाइन करे हैं तो वो इस पर्टिकुलर पर्पल ट्रेंड लाइन के करीब डिफाइन करे। तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हमने लास्ट वीक की वीकली क्लोजिंग आती हुई देखी थी आफ्टर द बुलिश ग्रीन कैंडल ऑन फ्राइडे, और इस हफ्ते भी हमने ये देखा है कि मार्केट ने इसी पर्पल ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो क्लोज करा है। तो अब हमारा ये व्यू है कि 158,500 जो कि ये पर्पल ट्रेंड लाइन है जो कि वेज का टॉप है, ये मार्केट की जो है वो एक इनिशियल सपोर्ट रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। एंड टुवर्ड्स दी अपसाइड हम ये देखेंगे कि जब भी मार्केट 164,000 के लेवल्स को अप्रोच करेगी जो कि हमारे इस ब्लू चैनल का रीटेस्ट होगा और प्लस ये हमारा जो लास्ट वीक जो रिसेंट वीक का हाई है वो होगा,
यहाँ पे जो है मार्केट इनिशियली रेजिस्ट करेगी। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर हम देखेंगे कि 167,000 के लेवल्स के करीब मार्केट की अगली रेजिस्टेंस होगी। हाउएवर टुवर्ड्स डाउनसाइड अगर ये मल्टी ईयर वेज ये पॉपुलर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है नियर 158,500 तो अगली सपोर्ट हमारी 155,500 की है। आपको हमने देखा कि इस हफ्ते काफ़ी कंसोलिडेट हुआ। ऑफ कोर्स ये अब मंडे को एक्स डिविडेंड भी हो जाएगा, तो हफ्कों के चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं हमें? बिल्कुल, हप्को में हमने रिसेंटली रेंज बाउंड एक्टिविटी ही विटनेस करी है। अगर हम हप्को के चार्ट्स की तरफ चलें तो हप्को में हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी हप्को के ऊपर उसमें हमने ये डिस्कस करा था कि हप्को की दो सपोर्ट्स हैं। एक 210 के लेवल्स के करीब है और अगली सपोर्ट इसकी 202 के लेवल्स के करीब है, जो कि इसका एक मल्टी ईयर चैनल था, उसका रीटेस्ट था। तो हमने ये देखा कि इसने ऑलमोस्ट अपनी फर्स्ट सपोर्ट को जो है वो टेस्ट करा, वहाँ से फिर हमने लास्ट वीक एक अच्छा बाउंस बैक देखा जहाँ पे इसने ऑलमोस्ट हाई डिफाइन करा नियर 222 के लेवल्स। अब अगर ये एक्स होता है मंडे को तो उस सूरत में हमारा ये व्यू अगेन यही रहेगा कि बाय एनी डेप वुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। 210 के करीब हमारी इनिशियल सपोर्ट रहेगी, वो इनिशियल एक्यूमुलेशन लेवल रहेगा। हाउएवर टुवर्ड्स द अपसाइड 225 के लेवल्स के करीब हमारी इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी। ये ना सिर्फ एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा बल्कि एक की ब्रेकआउट लेवल भी है। अगर आप देखें पिछले 4 वीक से मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे नीचे जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, तो इवेंचुअली जब हम ये 225 के लेवल्स को ब्रेक होता हुआ देखेंगे तो उस सूरत में हम फिर इसमें थोड़ा एग्रेशन भी विटनेस कर सकते हैं, जो फिर इसको अपने अगले टारगेट लेवल्स के करीब लेके जा सकते हैं नियर 240। ओके शर्जी, लेट्स मूव ऑन टू पीटीसी। ये बताइए कि इसमें अब कंसोलिडेशन का जो लेवल है वो क्या लेवल्स हैं और ब्रेकआउट कहाँ होगा? बिल्कुल, पीटीसी की भी अगर हम रीसेंट एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें तो हमने ये देखा है कि सिंस लास्ट 2 वीक्स पीटीसी हैज बीन कंसोलिडेटिंग इनसाइड अ थिन रेंज, जहाँ पे 34.70 के लेवल्स की करीब जो हमने लास्ट वीक आइडेंटिफाई भी करा था, इसकी बेस है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। इन्हीं लेवल्स को इसने जो है वो इस वीक भी रिस्पेक्ट दी। जब थर्सडे को इसने लो डिफाइन करा 34.66 का, तो इवेंचुअली क्लोज्ड अबव दैट लेवल। टुवर्ड्स द अपसाइड हम ये देख रहे हैं कि 38.10 के करीब इसका एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये एक बैंड है 34.7 से 38.10 के करीब जिसमें ये ट्रेड कर रहा है। 38.1 इज एन इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो उस सूरत में फिर हम देखेंगे कि ये अपने चैनल के टॉप को अप्रोच कर सकता है, जो कि 40.50 के लेवल्स के करीब। नाउ हमने देखा शर्जील के अटक रिफाइनिंग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आपने लास्ट वीक इस पे हमें बताया भी था कि 606 पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, वो उसने सस्टेन की। फिर पहला जो रेजिस्टेंस था वो 650 652 पे था, उसने फ्राइडे को उसको भी ब्रीच किया और नेक्स्ट फिर 680 के पास आपने कहा था रेजिस्टेंस होगी, जो हमने फ्राइडे को देखी भी। 682 का हाई बना, वहाँ से थोड़ा सा नीचे, लेकिन काफ़ी एक अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दी है अटक रिफाइनिंग ने। तो बताइए कि अब इसमें क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल, एटीआर में हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा है। ओवरऑल अक्रॉस द रिफाइनरी सेक्टर काफ़ी बेहतर एक्टिविटी रही है। एटीआर हैज़ लेड द सेक्टर। अगर आप देखें तो 606 के करीब हमने एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करी थी। ऑलमोस्ट इन लेवल्स को सस्टेन करते हुए हमने इसमें जो है वो रिकवरी बनती हुई देखी। हमारे इनिशियल टारगेट लेवल्स, इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल्स वर अराउंड 652। जो ब्रेक होने पे हमारा ये व्यू था कि थोड़ा सा हम इसमें एग्रेशन विटनेस कर सकते हैं, और हमने आज के सेशन में जो है वो एग्रेशन देखा भी अलॉन्ग विद वॉल्यूम्स। और अब डेली पे हम देख रहे हैं कि द इंडिकेटर्स आर आल्सो शोइंग बुलिश क्रॉसओवर्स। तो व्यू हमारा ये है कि इफ इट मैनेजेस टू सस्टेन अबव दिस 652 लेवल, तो उस सूरत में फिर हम इसके अंदर ये जो रैली है एक्सटेंड होती हुई देख सकते हैं। और हमारी अगली रेजिस्टेंस इस सूरत में 740 के लेवल्स के करीब रहेगी, जो कि इसकी काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो शर्जील, आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है 680 के पास हमको नज़र आई रेजिस्टेंस 682, तो अब आप बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो सीधा 740, बीच में कोई रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे? ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 740 के करीब। हाउएवर शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 700 के लेवल्स के करीब हम इसको देखते रहे कि इसमें अक्सर ये देखा हमने कि ये इवेंचुअली अगर आप प्रीवियस फेज को देखें तो 700 के ऊपर ये क्लोज नहीं करता था, उसके ऊपर ट्रेड करता था, बट इवेंचुअली यूज्ड टू क्लोज ऑन अ लोअर लेवल। तो 700 के करीब एक इनिशियल रेजिस्टेंस जरूर है, बट मेजर लेवल और मेजर रेजिस्टेंस लेवल इज ओनली अराउंड 740। अच्छा, लास्ट स्टॉक इज सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड। इसमें हमने फ्राइडे को काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स देखे, थोड़ा प्राइस भी इंक्रीज हुई, तो इसमें क्या कोई ब्रेकआउट हुआ है? व्यू इसमें ये है कि जो इसका ओवरऑल वेज है जिसमें ये ट्रेड कर रहा है सिंस लास्ट 2 इयर्स, उसका टॉप है 33.70 के लेवल्स की करीब। तो 33.70 गोइंग फॉरवर्ड वुड बी एन इनिशियल रेजिस्टेंस। आज का जो हाई है वो भी ऑलमोस्ट 33.75 का ही था, ऑलमोस्ट कैप के करीब।
तो गोइंग फॉरवर्ड आई गेस ये एक अच्छा इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा जो कि ब्रेकआउट लेवल भी हो सकता है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं विद गुड वॉल्यूम्स तो सूरत में 36.70 के लेवल्स के करीब 70 के लेवल्स को हम जो है टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, जो कि इनिशियल टारगेट लेवल्स होंगे। और फिर एक्सटेंडेड टारगेट ट्रेडर्स के लिए जो है वो 39.80 के करीब होंगे। बेहतर स्ट्रैटेजी इसमें यह है कि अगर कोई भी डिप आता है नियर 30.5 तो इसको वहां पे देखा जाए। अगेन फिर उस सूरत में हमारी इनिशियल रेजिस्टेंस 33.7 होगी और अगर ब्रेकआउट होता है तो सूरत में हम पे अगले टारगेट लेवल्स को जो है वो अप्रोच होता हुआ देख सकते हैं। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब हम चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। सो शहबाज, आप क्या देख रहे हैं मार्केट को नेक्स्ट वीक? आई थिंक मेरा इनिशियल व्यू तो यही हुआ कि मार्केट माइट कंसोलिडेट एट दीस लेवल्स बिकॉज आई थिंक मेजर जो कोई नेक्स्ट वीक कोई एब्सेंस ऑफ ट्रिगर्स है, कोई खास ट्रिगर तो नहीं है। आई थिंक टू थिंग्स विच कैन इम्पैक्ट द मार्केट एंड इन्फ्लुएंस द मार्केट वही है कि अगर देयर समथिंग कॉन्क्रीट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान सीज फायर, जो हम देख रहे हैं कि डिस्कशन एक टॉक्स चल रही है करंटली इन इस्तांबुल, तो वो भी जो आउटकम होगा वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव दैट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। और दूसरी चीज़ आई थिंक जो एक पॉलिटिकली चल रही है कि 27 अमेंडमेंट पे क्या जो चेंजेस गवर्नमेंट ने प्रपोज करें उस पर क्या अपडेट है। सो उस पर जिस तरह कोई अपडेट होगी तो वो ये दो ट्रिगर्स हैं मार्केट को आई थिंक इन्फ्लुएंस करेंगे। बट माई टेक ये होगा कि मार्केट विल कंसोलिडेट एट दीज लेवल्स। आई थिंक मैं दोबारा ये कहूँगा कि स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें देखें। अगर मार्केट इस लेवल पे रहती है, मगर कुछ स्टॉक्स हमने जो पहले भी जिक्र करा कि वो बहुत करेक्ट हो गए हैं, उसके फंडामेंटली वो बहुत अच्छे हैं और उसमें एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड है। सो इंडेक्स को आई थिंक कुछ टाइम छोड़ दें एंड वी मोर स्टॉक स्पेसिफिक, वहाँ आई थिंक एक बेहतर डिसीजन होगी। नहीं, आई एग्री विथ यू शहबाज। आई थिंक ओवर द वीकेंड ये जो दो चीज़ें हैं, दो खबरें हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की टॉक्स और ऑफ कोर्स ये जो अमेंडमेंट हो रही है, इसमें अगर कंसेंसस रीच हो जाता है कि इस 27 अमेंडमेंट में कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी हैं और कौन सी जो है वो थोड़ी सी उनमें और डिस्कशन करके में भी कंसेंसस बिल्ड किया जाए, जैसे कि NFC। सो ये खबरें जो हैं इनको नज़र में रखना पड़ेगा। एंड अगेन आई एग्री, जैसे आप भी कह रहे हैं कि आई थिंक थोड़ा इंडेक्स को छोड़ के स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं। हमने देखा भी है कि इवन दो के मार्केट इस हफ्ते भी नेगेटिव क्लोज हुई है वीक ऑन वीक बेसिस पे, लेकिन कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो आई थिंक जहाँ भी किसी स्टॉक में स्टोरी नज़र आ रही है या आगे जाके उनमें कोई स्टोरी डेवलप होगी और उसके वजह से फ़िलहाल जो प्राइसेस हैं वो अट्रैक्टिव होती चली जाती हैं, अगर नीचे आए तो उनको नज़र में रख के वहाँ पे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।